टेक वन स्टार्ट। तो अब हम देखेंगे कि वेव्स प्रोपेगेट कैसे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव्स। जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थी, जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो चुकी थी, उनको अब हमको देखना है कि वो प्रोपेगेट करके आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑफ द फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो दे आर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, अलग अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमें देखना है कि किस तरह से वो प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने नोशन देना है, फिर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फिर डिफरेंट वेज जिससे हम लोग प्रोपेगेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ तक बात करें तो हमारे पास सिग्नल है, जो कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जो हमें सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचानी है। उसके लिए हमने क्या किया था, ट्रांसमीटर का यूज़ देखे थे, ट्रांसमीटर क्या काम होता है, रिसीवर का क्या काम होता है, फिर रिपीटर्स उसमें लगे होते हैं, फिर वो ट्रांसड्यूसर होता है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की मदद से हम क्या करते हैं कि सेंडर के पास ये हमारा ब्लूप्रिंट था उस तरह का कि ऐसा करने से हमारा मैसेज जो सिग्नल है वो पहुंच जाएगा, किसके पास, रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, जिस इन्फॉर्मेशन में हमारे पास डेटा है, वीडियो है या फिर बाकी ऑडियो है। ओके, तो अब है क्या कि वो जो वेव्स थी उसको प्रोपेगेट हमें कराना है, यानी हमें जो सेंडर से, वो जो ट्रांसमीटर से या सेंडर से जो हमने सिग्नल निकाले, यानी सिग्नल जो उन्होंने भेजा है, सेंडर ने जो सिग्नल भेजा है वो किस तरह से आगे चलती हैं, वो किस तरह से प्रोपेगेट करती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स में कि हमने देखना है कि किन किन कम्युनिकेशन के मोड से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। दो अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन के हमारे मोड है, तरीके हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है पॉइंट टू पॉइंट, अगला है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो हमारा जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहला जो मेथड है वो है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट, इसमें क्या होता है कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, यानी यू हैव ओनली वन सेंडर, यानी एक सेंडर होगा और उसके अकॉर्डिंग एक कोई रिसीवर होगा। तो ये इट ट्रेवल्स योर मैसेज, देयर इज योर मैसेज सिग्नल। तो है क्या कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम जा रहे हैं, तो इसीलिए इस तरह के कम्युनिकेशन मोड को हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। क्योंकि इसमें क्या है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सिंगल यूजर के लिए, यानी सिंगल सेंडर सिंगल रिसीवर, यानी ये यूजर अगर है स्लैश यूजर, तो इससे सिंगल यूजर के लिए हमने इस मोड को क्या नाम दिया, पॉइंट टू पॉइंट नाम दिया। ठीक है, और अगला तरीका हो सकता है कि हमारे पास एक सेंडर हो, यानी सेंडर जो है हमारे पास एक हो, लेकिन उसे मैसेज जो है काफ़ी लोगों को भेजना है। ठीक है, यानी इसमें हमारा रिसीवर जो है वो दूसरा हो सकता है, रिसीवर 1, रिसीवर 2, रिसीवर 3, रिसीवर 4। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि इतने सारे हमारे रिसीवर्स है ना, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट हर एक इंडिविजुअल के अगर देखा जाए तो ये पॉइंट टू पॉइंट है, ये भी पॉइंट टू पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट टू पॉइंट होगा। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मोड आ सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर हम असेंबल करें तो कलेक्टिवली इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से ब्रॉडकास्ट, दिस इज नॉट द ब्रॉडकास्ट ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा इसका ब्रॉडकास्ट का जो एक सही एग्जाम्पल है वो हो सकता है आपके लिए रेडियो, और वी कैन से टीवी ट्रांसमिशन, टीवी के थ्रू जो हम सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है टेलीफोन, यानी अगर मैंने किसी को कॉल लगाया तो वो बस एक यूज़र के पास बॉल पहुंच गया। ठीक है, कॉल को पहुंच गया। तो अब है हमने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोपेगेट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है प्रोपेगेट करने का कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, हमारे अर्थ सरफेस के पैरेलली जो है सो हम इन्फॉर्मेशन को प्रोपेगेट करवाएंगे। हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास है ईएम वेव, उसको हम क्या करेंगे कि अर्थ सरफेस के पैरेलल क्रॉस करवाएंगे। तो उस तरह के जो तरीके हैं प्रोपेगेट कराने के, उसको बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेट। ग्राउंड वेव जो होता है हमारा, वो क्या होता है कि वेव को प्रोपेगेट करवा रहे हैं हम अर्थ के पैरेलली। ठीक है, अर्थ को हमारा जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का जो हमारा ऐसा सरफेस है स्फेरिकल थोड़ा सा, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो EM वेव है, वो प्रोपेगेट करेगा इसके पैरेलल, ठीक है। ये जो प्रोपेगेशन है इसकी दैट इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, क्योंकि अगर हम वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए देखें तो इट कैन बी प्रिटेंड एज ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो EM वेव प्रोपेगेट हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन के मतलब हमारे अर्थ सरफेस के पैरेलल ही जा रहा है, ठीक है। एक तरह का हमारा प्रोपेगेशन एक और जो हो सकता है वो हो सकता है कि हमारे सिग्नल को हमने क्या किया है कि स्पेस में भेजा है, ठीक है। स्पेस में भेजा, आइनोस्फेयर जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट जो लेवल्स हैं, आइनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, बाकी सारे जो लेवल्स हैं, तो उसमें हमने क्या हो रहा है कि आयंस, जिस स्फेयर में आयंस हैं, ठीक है, तो वहां से हमारी सिग्नल क्या हो रही है, आयोनाइज होकर वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो उससे हमारे रिसीवर को तक पहुंच पा रही है, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रोपेगेशन हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। और तो जो तीसरा होता है वो हम लोग और उससे भी ऊपर भेजते हैं, यानी हम उसको सैटेलाइट के थ्रू पास प्रोपेगेट करवा के वापस भेजते हैं। तो एक वो हमारा एक और नया प्रोपेगेशन हो सकता है जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा जो पहला मेथड है वो है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया है कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो सिग्नल प्रोपेगेट होता है, यानी हमारा जो EM वेव प्रोपेगेट हो रहा है वो अर्थ सरफेस के पैरेलली प्रोपेगेट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या होता है कि ये इट प्रोपेगेट्स पैरेलल टू अर्थ सरफेस, ठीक है। तो हमारा ये अर्थ हो गया, ठीक है, ज़्यादा स्टीपर बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसमीटर है जो भी है, ठीक है। यहाँ से ये सेंडर है हमारा, तो यहाँ से ये क्या करेगा तो EM वेव्स भेजेगा, ठीक है, जो कि आगे प्रोपेगेट होंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स को मतलब हम लोग भेज सकते हैं, कितने फ्रीक्वेंसी की जो हमारे EM वेव्स हैं उनको हम भेज सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो इसमें इसकी बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो इस EM वेव में क्या है कि हमारे पास सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी को हम लोग इसमें भेजते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी में जो ना ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी के चीज़ों को भेजता है, यानी लो फ्रीक्वेंसी के मैसेज को भेज पाता है, लो फ्रीक्वेंसी, आइडियल फॉर लो फ्रीक्वेंसी। और फॉर फ्रीक्वेंसी जो रेंज है वो वेरी करती है 100 किलोहर्ट्ज से लेके कुछ मेगाहर्ट्ज तक, यानी ये हमारा क्या हो गया 10⁵ हर्ट्ज और ये क्या हो गया 10⁶ हर्ट्ज। तो इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी की रेंज वाली जो हमारी मतलब जो हमारे सिग्नल्स हैं, जो हमारे EM वेव्स हैं, उनको अगर प्रोपेगेट करें तो आइडियली ये मेथड जो है बहुत सही है, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन ये काफ़ी सही है। क्यों है तो हमने देखना पड़ेगा कि हम जब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर चीज़ों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ एटेन्यूएशन लेवल बढ़ जाता है, वो हम बताएंगे कि कैसे हो रहा है, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो एनर्जी इज ऑल्सो लेस, बिकॉज वी नो द एक्सप्रेशन दैट E इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है, E इक्वल्स टू एच न्यू। सो हम लोग जानते हैं कि अगर न्यू कम है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी टर्म हमारा कम है, तो इसका मतलब एनर्जी इसकी बहुत कम होगी। तो एनर्जी कम है तो इसका मतलब वो कितनी बहुत कम दूर तक जा पाएगा। तो सिंस एनर्जी इज ऑल्सो लेस, सो रेंज इज ऑल्सो लेस, ठीक है। लो रेंज के लिए ये हमारा सही रहेगा, ठीक है। अब है तीसरा, किसको ओरिएंटेशन क्या है, यानी ये किस तरह से प्रोपेगेट हो जाएगा, ठीक है, यानी इसकी ओरिएंटेशन। तो मैं समझा रहा हूँ, ये ओरिएंटेशन जो होती है इसकी वो होती है वर्टिकल,
वर्टिकल इन द सेंस क्या है कि हमारे जो अगर अगर हमारा वेव है, ठीक है, तो वो क्या किस तरह जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ना कि हॉरिजॉन्टल में क्या है कि हॉरिजॉन्टल में ऐसे ऐसे जाएगा, लाइक दैट, है ना, लेकिन ये जा रहा है वर्टिकल, यानी ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो क्यों जा रहा है वर्टिकल, ये भी रीज़न हम लोग देखेंगे। तो इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल होती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल कर दें, इफ सपोज इसकी हॉरिजॉन्टल कर दें, तो प्रॉब्लम हो जा रहा है कि इसकी जो मतलब इंड्यूस चार्ज जो होती है, वो मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज कर लो आप, ये अपना EM वेव है ना, तो इसमें क्या है कि जब ये ट्रांसफर मतलब आगे जब प्रोपेगेट हो रही है, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो दिस सिग्नल इज सो क्लोज टू अर्थ, क्योंकि अर्थ की जो ये एल्टीट्यूड, ये जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है वो वेरी कर रही है जगह जगह, मतलब अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग उसकी एल्टीट्यूड्स है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है अर्थ सरफेस के, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी इंड्यूस चार्ज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक इंड्यूस चार्ज आएगा। सॉरी, हमने इंडक्शन पढ़ा था स्टार्टिंग कैपेसिटर वाले चैप्टर में। तो इसमें क्या होगा कि हमारा इंडक्शन आएगा, इंड्यूस चार्जेस आएंगे। इंड्यूस चार्ज के कारण क्या होगा कि पॉजिटिव 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 बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज जो अर्थ सरफेस पे आ जाएंगे, लाइक कर जाएंगे। तो मे भी हो सकता है कि आगे कभी सरफेस ऊंचा होने के कारण ये आपका जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये पार्ट शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये दे मे बी गेट शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण प्रॉब्लम क्या होता है कि जो समझ जैसे ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो एक सर्किट बन जाती है। जैसा हमने देखा था कि नॉर्मल इलेक्ट्रिकल जो नेटवर्क होते हैं उनमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तब तक आगे बढ़ता है जब तक उसको फिर से जब तक वो शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। जैसे ही वो शॉर्ट सर्किट होगा वो फिर से प्लस से वापस माइनस में आ जाता है। तो ठीक उसी तरह हम जो ये भेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे ही इसको दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो हमारा वापस वो सिग्नल वापस पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाएगा, तो हमारी सिग्नल जो है वापस हो जाएगी। तो इसमें हमको क्या है कि इसीलिए ये जो है सो लो रेंज के लिए कैपेबल है, क्योंकि आगे जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंसेस के लिए है तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसके कारण इसका रेंज जो है वो भी लेस होता है। ये एक और रीज़न माना जा सकता है एनर्जी के अलावा। अब है कि ओरिएंटेशन वर्टिकली क्यों, तो अब अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल रख देते, इफ सपोज मैं अगर इसको इस तरह से ले जाता, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ले जाता, तो उसमें क्या होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं इस पे ऑलरेडी जो है वो पैरेलल में होते। इसी के अकॉर्डिंग इसमें जो मतलब इंड्यूस चार्जेस जो क्रिएट होंगे वो भी क्या होगा, पैरेलली क्रिएट होंगे, ठीक है, इंड्यूस चार्जेस। तो इससे क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट होने का चांस जो है वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी शॉर्ट सर्किट होने की, तो उतनी ज़्यादा वो हमारे लिए मतलब दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारा सिग्नल जो है शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, एटेन्यूएशन बढ़ जाएगा। एटेन्यूएशन यानी वीकनेस ऑफ सिग्नल्स। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि इससे एटेन्यूएशन से क्या होता है कि सिग्नल के स्ट्रेंथ में जो है ना वो पावर लॉस होता है, जिसके कारण वो सिग्नल हमारा वीक हो जाता है, ठीक है, जो हमारे इंफॉर्मेशन लॉस के कारण मतलब कॉज कर सकता है। तो दैट वी डोंट वांट कि ये जो है सो मतलब शॉर्ट सर्किटेड हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल के केस में यही प्रॉब्लम है कि चूंकि वो एक सरफेस पे पैरेलली आ जाएंगे जो सारे इंड्यूस चार्ज हैं, तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको हमेशा हमने जो ओरिएंटेशन सेट किया है इसको बाय डिफॉल्ट वो वर्टिकली सेट किया है, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो अगला पॉइंट इसका है कि इसकी बेंडिंग पावर जो मतलब नॉर्मली कहने का मतलब कि अगर हायर एल्टीट्यूड्स हमको मिलते हैं अर्थ सरफेस में, ठीक है, हमारे EM वेव जा रहा है, EM वेव जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा सिग्नल इस तरह से प्रोपेगेट हो ताकि जो उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल आए, जो कोई भी प्रॉब्लम आए, उसको दरकिनार करते हुए वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एक ऑब्स्टेकल आता है, सपोज पहाड़ आते हैं, तो उसमें हम क्या चाहते हैं कि वो पहाड़ से टकराने के बाद जो हमारे सिग्नल है, जो डिफ्रैक्शन सिग्नल है वो डिफ्रैक्ट हो जाए, यानी ज़्यादा दूर तक जाए, ज़्यादा उसकी बेंडिंग पावर काफ़ी ज़्यादा हो ताकि वो सिग्नल रुके नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कि रेंज हमारा फिर बढ़ जाएगा। तो हमारा एक और क्या चाहते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि हम चाह रहे हैं कि इसमें बेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए इसकी बेंडिंग पावर बहुत हाई रखी जाती है, बेंडिंग कैपेसिटी। बेंडिंग कैपेसिटी इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है, तो डिफ्रैक्शन में बेंडिंग का क्या है फॉर्मूला कि थीटा जो हमारा जो मतलब बेंडिंग जो एंगल है वो क्या होता है,
लैम्डा अपॉन ए जो अपर्चर का लेंथ है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है हमारा। तो हम जान रहे हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है इसका मतलब लैम्डा काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी वेवलेंथ उसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है इसका मतलब जो थीटा पावर है यानी जो बेंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इससे हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास सोचने के लिए हो सकता है कि हम फ्रीक्वेंसी को अगर हम चाहें तो इस बेंडिंग कैपेसिटी को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि हमारा रेंज जो है सो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका नेक्स्ट जो हमारे साथ जो फ़ायदा है या फिर कुछ है वो क्या, हाँ फ़ायदा नहीं एक्चुअली डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इसकी एटेन्यूएशन जो है बहुत हाई होती है। एटेन्यूएशन हाई क्यों होती है? एटेन्यूएशन इसलिए हाई होती है क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें शॉर्ट सर्किट होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। शॉर्ट सर्किट होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका एटेन्यूएशन जो हमारे सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो लॉस सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है उसकी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी एटेन्यूएशन पावर जो है बहुत ज़्यादा है और हमारा एटेन्यूएशन जो है सबसे ज़्यादा अकर होगा इस केस में, ठीक है। एक और बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा बेंडिंग पावर को लेके कि हम अगर अपने रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, यानी इफ़ यू वांट आवर रेंज टू बी वेरी हाई, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी इसकी रेंज और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो प्रॉब्लम क्या हो जा रही है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो हमने अगर दो केस लिया है, इफ सपोज इसी वाले केस में ये हमारा ट्रांसमीटर है और ये हमारा अर्थ सरफेस है, तो इफ सपोज कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसको हमारा ये एम वेव जो है ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि एक टाइम पीरियड में जो इसके शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं वो कितने हैं, अगर इस पर्टिकुलर केस को देखा जाए तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इंड्यूस चार्ज प्लस, यहाँ माइनस, फिर से प्लस माइनस प्लस, तो इंड्यूस होने के चांस कितने हैं टोटल 3, ठीक है, 3 चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ, रेंज को लेके रेंज बढ़ाने के लिए मैं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँ, यानी तो इसका क्या होगा कि एक टाइम पीरियड में ज़्यादा टाइम्स ऑसिलेशन होगा, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा चांस है वो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 2, 3, 4 और 5। तो यानी इन दैट केस क्या होगा कि ये 3 से इंक्रीज होके किस पे पहुंच जाएगा, 5 पे पहुंच जाएगा। यानी अब 5 चांसेस हमारे पास क्रिएट हो गए ताकि ये सिग्नल क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण फिर से एटेन्यूएशन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा भी नहीं सकते। सो वी आर बाउंड टू यूज ओनली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो हम लोग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ही इसके थ्रू पास करवा सकते हैं, इस मेथड के थ्रू, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के थ्रू। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि अलग अलग तरीके देखे थे प्रोपेगेशन वेव्स के, जो मैंने पहले बताया था कि बेसिकली तीन तरीके होते हैं। एक ग्राउंड वेव होता है जो कि अर्थ सरफेस के पैरेलल चलते हैं, फिर अगले वाले में क्या होता है कि आयोनोस्फीयर से हम रिफ्लेक्शन करवाते हैं ईएम वेव्स का, ताकि वो हमारे पास वापस अर्थ सरफेस पे वापस पहुंचता है और फिर हम रिसीवर के पास उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। और तीसरा टाइप का जो होता है वो हम सैटेलाइट से रिफ्लेक्शन करवाते हैं। तो अभी हम जो सेकेंड वाला डिस्कस करेंगे, यानी हमने अभी डिस्कस करना है कौन से वाली, स्काई वेव वाली, स्काई वेव प्रोपेगेशन। सो स्काई वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो स्काई वेव में मैंने जैसा कि बताया आपको कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक आप अर्थ सरफेस से एक एंटेना होता है, ठीक है, ये सोर्स सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सिग्नल जो है रिफ्लेक्शन के कारण ये इस तरह ऐसे जाएगा, ये फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि सारे सिग्नल्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे बढ़ती है। और साइड में एक हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो अलग अलग लेयर्स है, यानी आयनोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, काफ़ी सारे मतलब स्फेयर्स हैं अलग अलग, वो क्या करेंगे, उनकी एक अलग अलग लेयर्स की लेवल होती है, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर डिस्कस करूंगा आयनोस्फेयर, ठीक है। तो आयनोस्फेयर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें एक मतलब इसमें आयंस होते हैं, इस जोन में एटमॉस्फेयर के इस जोन में क्या होता है कि आयंस होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि इसमें आयंस आते कहाँ से, यानी हमारा जो आयनोस्फेयर है उसमें आयंस आते कहाँ से, तो वो हमको बेसिकली देखना है। तो आप जानते हैं कि एक कोई अगर आप पर्टिकुलर एक एटम उठाते हो, आप मतलब एक भी कोई पर्टिकुलर एटम उठाते हो, तो आप जानते हो कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके चारों ओर जिसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है, और उसके चारों ओर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, और वाइटल पाथ में।
तो अब क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है कि जो नंबर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स यानी P इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, इसीलिए E होता है। तो यानी ये दूसरे को P पॉजिटिव जो है E माइनस को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, यानी काउंटर बैलेंस कर दे रहा है। इसके लिए नेट चार्ज जो इस पर माना जाता है वो नेट चार्ज क्या होता है हमारा, 0। ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक और हमने जान रखा है ये बात कि जब अगर आप किसी मेटल प्लेट पे जब आप एक फोटोन गिराते हो HNu, जिसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था, तो HNu अगर गिराते हो तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है। कब होता है, एक कंडीशन है, एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हो जाता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि इसकी जो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, HNu की जो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, दैट इज HNu नॉट, ये इससे बड़ा होना चाहिए। यानी जो हमारा न्यू है वो बड़ा होना चाहिए किससे, न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए। तब जाके क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ओके, थ्रेशोल्ड के बाद। तो सेम यहाँ पे क्या होता है कि सन से रोशनी आती रहती है, यानी सन से रेज आते रहते हैं, एक टाइम पे काफ़ी सारे रेज आते हैं। तो हर रेज में, रेज आर फॉर्म ऑफ फोटोन्स, रेज आर इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स, हर वक्त एक मतलब फोटोन जो है लाइट का वो आते रहता है अपने पास, फोटोन का पैकेट। तो HNu एनर्जी होती है उस फोटोन के पास, लाइट से वो आती है, सूरज से, ठीक है। तो काफ़ी सारे रेज आते हैं, तो जो डिफरेंट एनर्जी के, तो HNu हमें अगर एक प्रॉपर मिल रहा है और हम जान रहे हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे पार्टिकल, काफ़ी सारे एटम्स घूम रहे हैं पूरे टाइम, हर वक्त कुछ ना कुछ एटम्स हमेशा घूमते रहते हैं, और उनकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज करती है। इट मीन्स अगर इस जोन में, अगर इसको मैं 1 मानूँ, इसको मैं 2 मानूँ, इसको मैं 3 मानूँ, तो अगर इस लेवल में अगर सपोज कि 9 एटम्स हैं, ठीक है, तो इस वाले में बाय डिफॉल्ट कम होता है, वो अराउंड 6 के पास चला जाएगा, अगले वाले में और ज़्यादा कम हो जाएगा, मे बी 3, अगले वाले में और ज़्यादा कम, मे बी 1, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो मतलब नंबर ऑफ एटम्स है ना वो कम होते जा रहा है, यानी हमारी जो डेंसिटी है एटम्स की वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे अगर आपका सन है, ठीक है, यहाँ पे ये मैग्नीफाइड व्यू था, अब आगे इधर देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सन था तो उससे एक टाइम पे काफ़ी सारे रेज जो है निकलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि वो जब रेज इन एटम्स पे टकराते हैं ना, तो प्रॉपर अगर एनर्जी लेवल उनकी होती है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होती है, तो जितनी तो जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको नॉकआउट करने में ईजी होता है अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होती है उनके पास एनर्जी। एक पर्टिकुलर एटम के लिए एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता होगा, ठीक है, और उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर हमारी फोटोन की जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव पावर है, ठीक है, और ये हमारा एटम है, ठीक है, एटम जो कि न्यूट्रल है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है तो इस पर ऑब्वियसली एक प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारा अभी का जो आयन है वो यही है, यानी जो ऑलरेडी पहले एक एटम था वो अब हो जाएगा A+। तो यहाँ पे क्या होता है कि आयनाइजेशन हो जाता है, इसी मतलब यही से आप जान सकते हैं कि यहाँ पे आयनाइजेशन हो जाता है, यानी जो पहले एटम्स थे वो अब आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट फोटोन्स कमिंग फ्रॉम सन, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है कि आयनाइजेशन हो रहा है, आयन्स बन रहे हैं, इसीलिए इस रीजन को क्या बोला जाता है, पूरे रीजन को आयनोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है किस लेवल में कितने आयन्स बनते हैं, ये हमें थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। तो अगर मैं कंपेयर करूँ 2 को और 4 को, ठीक है, तो कैसे कंपेयर करना है चीज़ों को, क्योंकि आयनाइजेशन लेवल कहाँ पे ज़्यादा है, 2 में ज़्यादा हो रहा है आयनाइजेशन या 4 में आयनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। तो आप सिंपली एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक इंस्टेंट पे, लेट्स से फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, सूरज से 1 लाख फोटोन्स आ रहे हैं, 1 लाख फोटोन्स एक टाइम पे इधर से आ रहा है, ठीक है। तो और हमारे पास इस समय जो इस फोर्थ रीजन में जो हमारे पास अवेलेबल डेंसिटी है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एटम्स हैं वो आपका तकरीबन 1000 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि 1 लाख रेज आ रही हैं, हमारे पास एटम्स 1000 है, तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल मान लेते हैं कि सारे की थ्रेशोल्ड मतलब जो है एनर्जी लेवल जो है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, ठीक है, हज़ारों से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो आयनाइजेशन लेवल है वो कितना हो सकता है, 1000 ऑब्वियसली, क्योंकि एक रे को आयनाइज करने में एक एटम लगेगा, एक एटम को आयनाइज करने में एक रे लगेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अब मतलब 1000 अगर हमारे पास एटम्स हैं तो 1000 मैक्सिमम पॉसिबल जो लिमिट होती है वो 1000 हो जाएगी ऑब्वियसली। और जैसे हम नीचे आएंगे, सपोज आई एम कंपेयरिंग विद 2 ना, सो 2 में क्या है कि अगर ज़्यादा नंबर है, ऑब्वियसली मैंने बताया कि डेंसिटी उसकी डिक्रीज करती है, यानी 2 में ज़्यादा होगा, तो 2 में नंबर ऑफ एटम्स जो है ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब क्या होता क्या है कि अब एनर्जी जो है उसको कुछ पहले और जो एनर्जी यहाँ से आ रही थी अराउंड जो 1 लाख वो जो रेज आ रहे थे, यानी जो फोटोन्स आ रहे थे, वो क्या होता है कि
यहाँ पे कुछ आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन के बाद क्या होता है कि इसमें से सफिशिएंट एनर्जी बहुत कमों के पास होती है, तो और ज़्यादा क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पे रेज जो है और कम पहुँच पाती है, और फोटोन्स जो है काफ़ी कम पहुँच पाती है। तो यहाँ भी क्या होता है, आयोनाइजेशन होगा, फिर इससे भी बच्चे कुछ कम आती है, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया है कि फोर्थ वन पे क्या होता है 1 लाख फोटोन्स आ रही है, और यहाँ पे जो जितने एटम्स है वो 1000 है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, लेट्स से थोड़ा सा बढ़ता है तो हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पे 1000 था तो अब यहाँ पे 10,000 हो गया, ठीक है। तो इनिशियली 1 लाख हमारे पास फोटोन्स थे, ठीक है, और उसमें 1000 जो है वो खर्च हो जाते हैं, किसमें, आयनाइजेशन के लिए खर्च हो जाते हैं। अगले वाले लेवल में क्या होता है कि हमारे पास कितने फोटोन्स बचाते हैं, फोटोन्स 1 लाख माइनस 1000 दैट इज 99,000 हमारे पास फोटोन बच जाते हैं, ठीक है। और तो उससे और हमारे पास जो पार्टिकल है वो मैंने क्या बोला है कि वो 10,000 होते हैं, ठीक है, 10,000 होते हैं। तो अब यहाँ पे भी अगर मैक्सिमम लिमिट मैं निकालूं तो कितना आएगा, वो अराउंड किसके पास जाएगा, वो नियर विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट 89,000, ठीक है। अब ये 89 फोटोन ही मेरे पास है, किस रीजन के लिए, सेकंड रीजन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल्स नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बढ़ के हो जाता है 1 लाख, सब रैंडम फिगर्स हैं, मैं ले रहा हूँ कि 10 टाइम्स चल रही है, तो ये 1 लाख हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये फोटोन्स कितने हैं, ओनली 89,000, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे जो आयनाइजेशन होती है वो कितनों की होगी, 89,000 की होगी, जो एडिशनल बच गया वो 11,000 वो यूजलेस है, कोई काम का नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देख रहा हूँ मैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आयनाइजेशन 1000 था, फिर बढ़ के 10,000 हो गया, फिर यहाँ पे बढ़ के 89,000 हो गया, ठीक है। और अगर नीचे आओ तो मैंने ऑब्वियसली देख लिया कि फोर्थ रीजन में सेकंड रीजन से कम आयनाइजेशन लेवल है, ठीक है, सेकंड रीजन से। तो व्हाट अबाउट 1 एंड 2nd, ओके। तो इस वाले में क्या है कि पार्टिकल और ज़्यादा बढ़ गया, यानी ये पहुँच गया तकरीबन 10 लाख के पास, ठीक है, 10 लाख और ज़्यादा। यानी अगर मैं ये इसको एज्यूम करूँ, ये अर्थ सरफेस है अपना, तो अर्थ सरफेस से ये अराउंड 65 किलोमीटर्स के पास है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं एक्चुअली जो अगर इसको एस्टिमेट कर रहा हूँ वो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से एस्टिमेट कर रहा हूँ, यानी हम लोग जो अभी यहाँ पे खड़े हैं तो आप मतलब आसपास जो 65 किलोमीटर रेंज तक क्या कंडीशन चल रही है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे वो 1 लाख था, अब ओके वो 10 लाख हो गया, ठीक है। तो अब 10 लाख हमारे पास एटम्स है, ओके, और यहाँ से जो कट के और ज़्यादा बची, यहाँ पे जो ऑलरेडी कितनी बच गई है 89,000 पूरी की पूरी यूज़ हो चुकी हैं, ठीक है। 89,000 हमारे टोटल फोटोन जो है आयनाइजेशन के लिए यूज़ हो चुके हैं। अब हमारे जो ये आइडियल केस है तो इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 89,000 की पूरी यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। अगर एक आध इन केस अगर बचता भी है तो वो अंदर आके अगर यहाँ पे आयनाइजेशन करता भी है तो कितना करेगा, अराउंड 1000 या 2000, विच इज़ वेरी मच लेस देन दिस वन, विच इज़ वेरी मच लेस देन दिस वन आयनाइजेशन। तो हम नॉर्मली क्या देख रहे हैं, इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में भी हमारे आयनाइजेशन काफ़ी कम होती है, और जो मतलब फोर्थ रीजन में भी काफ़ी कम होती है, फर्स्ट रीजन में भी काफ़ी कम होती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सेकंड और थर्ड रीजन में। यानी यहाँ पे आयनाइजेशन में क्या हो रहा है कि आयनोस्फेयर में कि सबसे ऊपरी परत जो होती है उसमें और सबसे निचली परत जो होती है उसमें, दोनों में आयनाइजेशन का लेवल सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है। लेकिन बीच में वही लेवल सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर हमें भी यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ दैट आयनाइजेशन, हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि आयनाइजेशन इतना होता नहीं है, उसकी लेवल बहुत ज़्यादा ही कम है, इट इज़ रेयर, ओके। सो हमने देखा कि इसके डिफरेंट लेवल्स के कारण डिफरेंट डेंसिटी के कारण क्या हो रहा है कि इसकी आयनाइजेशन लेवल जो है वो डिक्रीज कर रही है, सॉरी इंक्रीज कर रही है। आयनाइजेशन लेवल जो बीच में इंक्रीज करी फिर डिक्रीज करके फाइनली, ओके। सो अब है कि इतना हमने देख लिया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर था हमारा आयनाइजेशन का, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा बेसिकली फंडा यहाँ से चल रहा था कि हमारे पास एक सिग्नल सोर्स है, ठीक है। तो हमको अपने मैसेज को भेजना है, और हमारा मेंटल प्लान ये है कि हमको क्या करवाना है कि ईएम वेव्स को रिफ्लेक्शन से यहाँ पे आयोनोस्फीयर में भेजना है, जो कि विच विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ सरफेस, ठीक है। ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे लेवल्स इस तरह से है, ये अलग अलग लेवल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको अब क्या है कि ये जाके इसमें पेनिट्रेट होगा, ठीक है। तो जब ये टकराएगा यहाँ पे, यानी अलग अलग आयोस्फीयर के जो हमारे ये जो हमारा ईएम सिग्नल है, ईएम वेव्स है,
एंड ये सोर्स एंटेना सोर्स है। तो यहाँ पे जो हमारा EM वेव्स है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जहाँ पे जाके इन सारे लेवल से टकराएगा, अलग अलग जो मीडियम है उनसे टकराएगा, ठीक है। तो अब ये मैंने बताया कि ये रीजन की डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो वी कैन ऑब्वियसली से कि अगर EM वेव इधर से इधर जा रहा है तो यानी वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, डेंसर मीडियम से कहाँ मूव कर रहा है, रेयर मीडियम की ओर, ठीक है। जैसे जैसे इधर जाएंगे रेयरनेस इंक्रीज होगी, ठीक है, और इधर डेंसर जो है मीडियम और ज़्यादा बढ़ेगा, इस तरफ और डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, यानी मीडियम और ज़्यादा डेंसर होता हो, ठीक है। तो हम लाइट के ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट, रे ऑप्टिक्स के सिंपल कॉन्सेप्ट से हम ये जान सकते हैं कि जब हमारा जो लाइट रे होता है, नॉर्मली जो लाइट रे होता है वो इफ सपोज एयर में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सामने एक मिरर आ जाता है जो कि डेंसर मीडियम का है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यानी रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन जब वही चीज़ जब डेंसर टू रेयर जा रहा है, यानी इफ सपोज हम पानी से हमने टॉर्च जलाया या लाइट रे पास कराई, तो वो जब एयर में जाएगा तो वो रिफ्रैक्शन कर देता है, वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं करता, वो रिफ्रैक्शन करता है, यानी वो उस मीडियम में भी चला जाता है। मीडियम में को उसने क्या किया है, पेंट्रेट किया है, यानी यहाँ भी दो कंडीशन आ सकती हैं, या तो ये यहाँ से वापस आ जाए, नहीं तो उसको पेंट्रेट कर दे, तो इट डिपेंड्स कि डेंसर है या रेयर है। लेकिन एक और बात जो गौर करने वाली है उस केस में, वाटर वाले केस में क्या है कि एक और हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट होता है क्रिटिकल एंगल का, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एंगल जो इंसिडेंट एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल इंसिडेंट होती है वो वहीं तक काम करेगी, जो रिफ्लेक्टेड जो एंगल होती है वो 90 डिग्री की मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी एक क्रिटिकल एंगल एग्जिस्ट करता है उस केस में, जो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, उसके लिए एक लिमिट होती है क्रिटिकल एंगल तक, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के बाद क्या हो रहा है कि सारी रेज वापस अंदर उसी मीडियम में आती है, यानी एक और रिफ्लेक्शन वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास उस तरह के, मतलब अगर डेंसर टू रेयर भी जा रहे हैं तो उस समय भी रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, बट कंडीशन ये है कि वो जो हमारे इंसिडेंट एंगल है, यानी रे को जो हम मतलब इन दोनों के इंटरफेस पे, यानी रेयर और डेंसर के इंटरफेस पे जो हमने इंसिडेंट करवाया, वो इंटरफेस पे उसकी इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम होनी चाहिए, सॉरी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा अगर हो गया तो वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा वापस, इट विल गो बैक टू द सेम मीडियम, ठीक है, और अगर कम रहा तो वो रिफ्रैक्ट होकर आगे निकल जाएगा, ठीक है, विथ सम एनर्जी लॉस और सम पावर लॉस, ओके। तो बात यह है कि क्रिटिकल एंगल को हमको ध्यान रखते हुए ऐसा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे नहीं इस बात पे कि कौन सा रिफ्लेक्शन प्लेस हो रहा है, आइदर इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और आइदर इट इज रिफ्लेक्शन सिंपली, सो हमने वो नहीं देखना है, हमें सिंपल देखना है कि ये क्या करेगा, दो केसेस आएंगी, या तो ये यहाँ से बाउंस बैक हो जाए, नहीं तो वो पेंट्रेट करके अंदर चला जाए, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा जो बेसिकली यहाँ पे उस समय तो हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली लाइट रेज जो है, सो यहाँ भी क्रिटिकल एंगल कुछ ना कुछ प्ले करता है, लेकिन हमने उसमें नहीं जाना, हमें ये देखना है कि यहाँ पे एनर्जी का डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। एनर्जी यानी दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, ओके, बिकॉज यू नो दैट h nu इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी एनर्जी, ओके, वेयर न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी में बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि यहाँ पे एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट जो एनर्जी है इनके पास, सिग्नल्स के पास, उनके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये पेंट्रेट करेंगे या नहीं करेंगे या फिर बाउंस बैक होंगे, वो डिपेंड करता है इनकी एनर्जी लेवल पे, एनर्जी पे करता है, यानी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी पे करता है, क्योंकि बिकॉज एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी विद द एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू h nu, ओके। सो अब इफ सपोज मैं इस रे की सबसे पहले रे 1 ले रहा हूँ, ओके, सो ये क्या करेगा, इसके पास इफ सपोज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, एक पर्टिकुलर एनर्जी है, ये आगे बढ़ा, ठीक है, और इसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी ही है ताकि ये पेंट्रेट नहीं कर रहा है, यानी इसको मैंने एज्यूम कर लिया, हमारे पास पहला रे है, ठीक है, पहला रे है जिसका वेवलेंथ मैं लिख रहा हूँ, वेवलेंथ मैंने ले लिया 90 nm, ठीक है। अगला रे है जिसका मैंने ले लिया 40 nm, और रे 3 जिसका मैंने ले लिया 16 nm। तो ऑब्वियसली न्यू की जो डिपेंडेंसी होगी इनके अकॉर्डिंग, ये क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा, ठीक है, लीस्ट, मिडिल वन, मोस्ट और मैक्स, ठीक है। तो यानी एनर्जी लेवल भी ऑब्वियसली न्यू के अकॉर्डिंग मैक्स हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा किसका, R3 का एनर्जी सबसे लेवल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि जब पहला रे, ये हमारा रे 1 है, ओके, तो ये रे 1 क्या कर रहा है कि जैसे वो इस पहले लेवल के पास पहुंचा, यानी जहाँ पे
हमारा एनिमेशन एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा एनिमेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, ठीक है, जो मतलब सिग्निफिकेंटली स्टार्ट हो रहा है, तो उस लेवल पे जाएगा। इसके पास प्रॉपर एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सबसे कम एनर्जी है, और हम रिज्यूम करते हैं कि इतनी ज़्यादा है यानी कि इसको पेंट्रेट कर पाए, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली क्या करेगा, ये बाउंस बैक हो जाएगा, यानी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन लॉस है, ये यहाँ पे वापस आ जाएगा। यानी ये अर्थ सरफेस जो हमारा है, अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे जाके बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरा सोर्स यहाँ पे था और हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। तो यानी मेरा सिग्नल यहाँ से यहाँ तक कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर इसको दे रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। उस वाले केस में यानी जब मेरा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन चल रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि शॉर्ट सर्किट हो जा रहा था, ठीक है। आयंस का जो इंड्यूस चार्जेस है उनके कारण शॉर्ट सर्किट हो रहा था, जिसके कारण हमारी जो सिग्नल है उसकी एटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। किस वाले में, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में। तो उसका बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि यहाँ पे हमें पैरेलल थ्रू जाना नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इंड्यूस चार्जेस नहीं क्रिएट हो रहे हैं, यानी शॉर्ट सर्किट का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हम मैक्सिमम बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एटेन्यूएशन का जो प्रॉब्लम है, इसके कारण हम लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स भेज सकते थे, और अगर भेज भी सकते थे तो ज़्यादा दूर तक नहीं, हमारा वी कैन गो फॉर द फार डिस्टेंस, वो अराउंड 100 मीटर्स 150 मीटर्स वहाँ तक काम करता, ठीक है। लेकिन उसके आगे वो शॉर्ट सर्किट हो जाता, सर्किट कंप्लीट हो जाता, वो वापस सोर्स पर सिंक हो जाता, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है कि हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो इट कैन मूव अप टू वेरी फार डिस्टेंस, ठीक है, उसके कंपैरिजन में, यानी ये किलोमीटर्स में जाएंगे। इफ सपोज अगर मैंने अगर श्रीलंका से भेजा, सपोज आई एम हियर एट श्रीलंका, ओके, आई एम जस्ट सेंडिंग माय सिग्नल्स, ओके, थ्रू दिस मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, तो वो क्या हो रहा है कि ये मुझे मिल का रहा है, इंडिया में मिल रहा है, यानी इंडिया में मैं कह सकता हूँ कि आंध्र प्रदेश में मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो हमारी आप देख सकते हैं कि रेंज जो है इसका कितना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो अब बात हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी मैंने मिनिमम कितनी रखनी है जिसके कारण इस तरह का ट्रांसमिशन प्लेस हो, ठीक है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी लेवल होता है इस वाले प्रोपेगेशन में, वो मिनिमम स्टार्ट होता है 30 मेगाहर्ट्ज से, फ्रीक्वेंसी रेंज। वो स्टार्ट होता है 30 मेगाहर्ट्ज तक और वो खत्म हो जाता है 40 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। तो यहाँ से एक मतलब पहले रे 1 को जब मैंने पास करवाया यहाँ से, तो वो क्या हो गया, बाउंस बैक होके वापस एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जाके पहुँच गया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, ठीक है। यानी अगर मैंने श्रीलंका से भेजा तो वो पहुँचे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, यानी ये आसपास के इलाकों पे नहीं पहुँचेगा, यानी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या फिर बाकी इलाकों में इसको कोई मतलब नहीं है, वो एग्जैक्टली आंध्र प्रदेश में वो लैंड कर गया, सिग्नल हमारा पहुँच गया, ठीक है। अब हम देखेंगे R2, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है, यानी मिडिल वन, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि और ज़्यादा है, तो कंपेरेटिवली ये क्या करेगा कि यहाँ से जाने के बाद इसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी इनफ है कि ये इसको पेंट्रेट करके अंदर घुस जाए, इसके पार पहुँच जाए, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसको पार करे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से बाउंस बैक होगा, तो यहाँ से बाउंस बैक अगर हो गया तो ये इस तरह से वापस आ गया, ठीक है। अब इस तरह से वो वापस आ गया, तो अब एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस है ये थोड़ा सा और बढ़ गया, यानी हमारा जो रेंज है आप देख रहे हैं कि वो फ्रीक्वेंसी के साथ और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। यानी हमारी जो मतलब ये जो इस तरह का जो प्रोपेगेशन है वो परफेक्ट किसके लिए सूटेबल होता है, और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए, यानी 30 से मिनिमम हमने स्टार्ट किया और ज़्यादा बढ़ाते बढ़ाते हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे रेंज हमारा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो एक और ज़्यादा इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, यानी अगर अब फिर से श्रीलंका से मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को लेके, तो मेरा सिग्नल कहाँ जाके पहुँच जा रहा है, अब में भी मध्य प्रदेश पहुँच जा रहा है, ठीक है। यानी मैंने रेंज को क्या किया है और ज़्यादा इंक्रीज किया, यानी ये जो रेंज होगा, ये रेंज, ये और इतना रेंज और ज़्यादा इसमें ऐड हो गया, ठीक है। नाउ फॉर द थर्ड केस, दैट इज फॉर द रे R3, यानी फॉर द सिग्नल R3, ये क्या होगा, इसके पास मैंने एज्यूम कर रहा हूँ कि और ज़्यादा क्योंकि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या कर रहा है, दोनों को पेंट्रेट कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है। यानी ये फाइनल लेवल तक भी पेंट्रेट कर चुका है और यहाँ से भी बाउंस बैक होके ये और ज़्यादा आगे पहुँच गया, यानी मे बी दिल्ली तक पहुँच चुका है, ठीक है, यूपी और दिल्ली में पहुँच चुका है।
तो इससे क्या होता है कि हमने देखा है कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं 30 से हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि रेंज जो हमारा ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर सकता हूँ दैट इज द एडवांटेज ओवर दैट प्रीवियस प्रोपेगेशन मेथड, दैट इज ए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाई है और हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स भेज सकते हैं, ज़्यादा दूर तक भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा रेंज बढ़ जा रहा है इसमें बिकॉज ऑफ दैट रिफ्लेक्शन थिंग, ठीक है। तो ये तीसरे लेवल थर्ड इलाके में जाके पहुंच गया, यानी और ज़्यादा मेरी रेंज क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। अब एक टाइम पे, अब ये तो मैंने 3 सिग्नल्स की बस बात की, कोई भी 3 इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात की है। अब अगर और ज़्यादा इसमें ट्रांसमिशन हुआ, यानी एक हो सकता है कि इट गो इन आउटर स्पेस, और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तो और ज़्यादा ऊपर जाने पे हो सकता है कि इसके पास इतनी इनफ एनर्जी है कि और ज़्यादा वो क्रॉस करते जाए, ठीक है। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हमारे पास एक लिमिट होगी ताकि वो वापस अंदर आए। वी हैव टू कंसिडर ओवर दैट लिमिट कि एक पर पाउंड कितना रखें ताकि वो वापस अर्थ पे ही आए, ऐसा ना हो कि वो पेनिट्रेट करते हुए सबसे ज़्यादा चला जाए। तो इसके लिए क्या है कि न्यूमेरिकल मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड से हमने ऐसा निकाला है कि हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये मैक्सिमम लिमिट इसकी जो होती है वो 40 मेगाहर्ट्ज तक होती है, यानी इसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड 30 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। इन फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स के लिए हमारे पास क्या है कि ये जो प्रोपेगेशन मेथड है वो बेस्ट होता है, ठीक है। यानी अपर लिमिट इज 40 मेगाहर्ट्ज एंड दिस लोअर लिमिट इज 30 मेगाहर्ट्ज। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर हम सपोज 100 मेगाहर्ट्ज के लिए ले रहे हैं तो 100 मेगाहर्ट्ज क्या करेगा, सारे लेवल्स को क्रॉस कर जाएगा और वो स्पेस में चला जाएगा, जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि हम वापस उसको नहीं ला पाएंगे। वी कैन जस्ट मूव दैट बैक टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा एक अपर लिमिट सेट हो जाता है, यानी 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो अब तक हमने देख लिया कि सबसे पहले देखा हमने कि आयोनोस्फेयर के रीजंस कैसे कैसे मतलब वेरी करते हैं, यानी आयंस के कारण उनका नाम आयोनोस्फेयर पड़ा। फिर अलग अलग लेवल्स होते हैं आयोनोस्फेयर में भी, विच डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन लेवल, कि कितने ज़्यादा आयोनाइजेशन हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा कि मिडिल में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन हो रही है, फर्स्ट सबसे ऊपर सबसे नीचे आयोनाइजेशन के लेवल बहुत कम है। हम जो अभी खड़े हैं हमारे आसपास कोई आयोनाइजेशन हमें फील नहीं होता, हमने आयोनाइजेशन देखा नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि आयोनाइजेशन हमारा हो रहा है किसमें, बीच वाले रीजन में, और बीच वाले रीजन में जो हमारे ये 30 to 40 रेवी है वो 30 to 40 इस रीजन में बाउंस बैक होके वापस हमारे अर्थ पे, यानी रिसीवर को, यहाँ पे हमारा रिसीवर जो होगा उसको वो सिग्नल वापस मिल जा रहा है, ठीक है। अब है इनकी बात, तो अब हम देखना चाहेंगे कि इसका क्या क्या एडवांटेज हो गया किसके ऊपर, जो हमने प्रीवियसली जो पढ़ा था, यानी ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन जो हमने पढ़ा था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंड्यूस चार्ज के कारण प्रॉब्लम आ रही थी, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा था और हमारा ट्रांसमिशन आगे नहीं बढ़ रहा था, एटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, जो रेंज हमारी बहुत कम थी। तो यहाँ पे तो हमने बेसिकली अभी तक के डिस्कशन से क्या कंक्लूड किया है कि वी हैव 2 एडवांटेज। बेसिकली अगर मैं लिखूँ तो हमारे पास नॉर्मली 2 ही एडवांटेज आ रहे हैं, ठीक है, सामने। सबसे पहला एडवांटेज जो है, ठीक है, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि रेंज जो है वो हमारी बढ़ गई, रेंज इंक्रीज्ड किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन विथ ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो एटेन्यूएशन जो प्रीवियस वाले केस में बहुत ज़्यादा हो रहा था वो इस केस में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ, क्योंकि देयर इज़ नो इंड्यूस चार्ज, देयर इज़ नो शॉर्ट सर्किट टेकिंग प्लेस, दैट्स वाई वी हैव अ गुड एटेन्यूएशन एडवांटेज वी आर टेकिंग एवर, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एटेन्यूएशन सबसे कम से कम हो, तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिल रहा है कि हमारा एटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देयर इज ऑलवेज कुछ ना कुछ तो हमेशा होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट आइडल, ओके। सो इन रियल टाइम इट इज़ नॉट आइडल। सो इसीलिए एटेन्यूएशन क्या हो रहा है, कंपेरिजन अगर कर रहे हैं तो एटेन्यूएशन लेवल क्या हो जा रहा है, वो कम हो जा रहा है।
इन कंपेरिजन टू ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे स्पेस वेव प्रोपेगेशन। जो नेक्स्ट हमारा प्रोपेगेशन मेथड है वो हमने देखना है कि स्काई वेव के बाद अगली जो एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए और ज़्यादा, अगर मैं आई विल मूव फ्रॉम 40 मेगाहर्ट्ज़ और आगे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो उस केस में हमारा ट्रांसमिशन कैसे प्लेस कर सकता है। ठीक है, और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं सिस्टम को, क्योंकि अभी भी हम जान रहे हैं कि कुछ ना कुछ अटेन्यूएशन हो जा रहा है, हमारी रेंज भी एक लिमिट बन गई है, क्योंकि इसी रेंज की फ्रीक्वेंसी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा रेंज भी ऑब्वियसली एक लिमिटेशन पे आ जाता है। तो अगर हमें कुछ चीज़ें ऐसी लाइव करवानी है, यानी कि वी वांट टू ब्रॉडकास्ट इट इन होल स्पेस सॉरी सो इन होल अर्थ, ओके, सो हमें पूरे अर्थ पे हर एक बंदों को दिखाना है वो कि हम अगर कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो इस केस में हमको और ज़्यादा इस चीज़ को और ज़्यादा मेथड को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उस केस में हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो है स्पेस वेव प्रोपेगेशन। सो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्पेस वेव प्रोपेगेशन। हम देखना है अब स्पेस वेव प्रोपेगेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो स्पेस वेव प्रोपेगेशन जो हमारा थर्ड वन है, ठीक है, तो इसके बारे में इसकी एक प्रॉपर्टीज जो हम देख लेंगे, जिसके कारण ये एडवांटेजेस होगा बाकी दो अदर प्रोपेगेशन के मेथड्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इसमें बेंडिंग उतना ज़्यादा नहीं होता, यानी नो बेंडिंग पावर। क्यों नहीं होता ये बेंडिंग पावर, क्यों नहीं होता? तो हम जान रहे हैं कि बेंडिंग पावर जो डिफ्रैक्शन होती है, यानी जो कॉर्नर पे जो बेंडिंग आता है सिग्नल्स में, जो बेंडिंग आएगी, जो जैसा कि किसमें हो रहा था, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में, तो उसमें जानते थे हम लोग, वहाँ पे एक इक्वेशन था हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई है, यानी जो बेंडिंग एंगल थी वो डिपेंड कर रहा था उस फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ पे, सॉरी वो सिग्नल के वेवलेंथ पे और अपर्चर पे। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि ग्राउंड वेव के लिए हमने यूज़ किया था जो हमारे सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमने कुछ किलो हर्ट्ज से लेके कुछ मेगा हर्ट्ज तक देखा था, और उसके बाद जब हमने देखा इसके लिए, यानी नेक्स्ट वाले प्रोपेगेशन मेथड के लिए, यानी स्काई वेव प्रोपेगेशन मेथड के लिए जब हमने देखा था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो डिपेंडेंसी थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, 30 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे उस तरह की फ्रीक्वेंसी की जो इससे भी ज़्यादा है, यानी गीगाहर्ट्ज में है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सिंस उनकी बहुत ज़्यादा, यानी ये उनका जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज़्यादा होता है, वेरी वेरी हाई, तो सिंस बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा इज वेरी लो, ये अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण लैम्डा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, तो लैम्डा लो हो जाएगा, हेंस थीटा भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं थीटा वेरी लो, यानी जो बेंडिंग पावर है ये नियरली नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इसकी बेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा ही कम होती है। ठीक, इसमें इसकी बाउंसिंग पावर जो होता है, जो जैसा कि हमने देखा था उस वाले में, सेकंड वाले केस में जैसा देखा था हमने स्काई वेव वाले में, उसमें क्या होता है कि हमने आयोनोस्फेयर से उसका क्या रहता है, बाउंसिंग बैक अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग उसके एनुलेशन लेवल के हिसाब से हमने क्या किया था, उसको बाउंसिंग बैक कराया था और अलग अलग रेंज दे दिया था उसको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिंस बिकॉज दे आर ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इनमें होता क्या है कि उनमें बाउंसिंग कैरेक्टर नहीं होता, यानी वो क्या करेंगे, अगर उनको मैंने स्पेस में भेजा, सिग्नल्स को, ईएम वेव्स को अगर मैंने हाई फ्रीक्वेंसी वेव से उनको मैंने अगर स्पेस में भेजा, तो वो सारे आयोनोस्फीयर के सारे लेवल्स को क्या करेंगे, पेनिट्रेट करते आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें इसमें भी एक और क्या मतलब हमारे पास जो एक फीचर आ जाएगा या फिर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, वो ये हो जाएगा कि इसमें नो बाउंसिंग पावर, नो बाउंसिंग बैक। ठीक है,
ये इन आयोनोस्फीयर। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास क्या है कि बेंडिंग पावर नहीं है। तो बेंडिंग पावर सिंस नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि सिग्नल जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सिग्नल हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यानी सारे स्पेस में और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो नहीं है इसका क्या मतलब है कि इसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना बहुत ज़्यादा कम है यानी अटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा कम है। तो ये जो हमारा एडवांटेज किसके ऊपर है, दिस इज द एडवांटेज ओवर ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, और इसमें बाउंसिंग बैक नहीं हो रहा आयोनोस्फीयर से, वो आगे तक निकल जा रहा है यानी ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी वाला वेव है। तो ये एक एडवांटेजेस कह सकते हैं हम किसके ऊपर हो गया, ये हमारा क्या स्काई वेव पे। क्योंकि इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी की जो लिमिट थी जो स्काई वेव में थी वो लिमिट हो चुकी थी 40 मेगाहर्ट्ज तक, लेकिन इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जिससे उसका बाउंसिंग बैक नहीं हो रहा है आयोनोस्फीयर से और वो आगे निकल जा रहा है। तो आगे निकल जा रहा है तो ये हम क्या कर पा रहे हैं कि ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं उनको भी इस मेथड से हम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो ये जो प्रॉपर्टी है वो एडवांटेजेस है किसके ऊपर, स्काई वेव वाले प्रोपेगेशन मेथड के ऊपर ज़्यादा एडवांटेजेस है हमारे पास। ठीक है, अब एक आध जो प्रॉपर्टी जो मेन है यार एज हम इसके जो स्पेशल प्रॉपर्टीज यानी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिनकी यूज होती है आगे के प्रोपेगेशन में वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये उस तरह के सिग्नल ईएम वेव्स के लिए होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, अभी मैंने बताया फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ये स्पेस में प्रोपेगेशन बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है, दूसरी क्या है कि ये ज़्यादा बेंड नहीं होता, इट कैन बी स्प्रेड। ठीक है, तो इससे क्या यही प्रॉपर्टी है जो बेंडिंग पावर दी, इसी कारण ये स्प्रेड नहीं होता। तो स्प्रेड नहीं होता है तो दैट इज एडवांटेजियस। ठीक है, क्योंकि हमारे शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा, हमारा ट्रांसमिशन और ज़्यादा लंबे रेंजेस के लिए पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे मैं तीसरा क्या कंक्लूड कर रहा हूँ कि रेंज जो है वो बढ़ जा रहा है। क्योंकि हमारा जो रीज़न ये है, इसके पीछे अगर मैं रीज़न लिखूं तो रीज़न ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी ठीक है रिजल्टिंग इन हाई एनर्जी। सो एनर्जी ज़्यादा है इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसकी रेंज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा जो इसमें चौथा, अब हमारा चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि ये आयोनोस्फीयर को आयोनोस्फीयर को क्या करेगा, पेनिट्रेट कर देगा। ठीक है, तो ये सारे इसके चार प्रॉपर्टीज होते हैं बेसिकली। ठीक है, किसके स्पेस में प्रोपेगेशन मेथड में। ठीक है, अब जो हमने नेक्स्ट देखना है वो देखना है कि कितने मेथड्स हो सकते हैं, इसके थ्रू हमने क्या क्या करना है। ठीक है, तो इसकी बेसिकली दो मेथड्स होती है इस तरह के प्रोपेगेशन करने के लिए। दो मेथड्स होती हैं जो मैंने स्टार्टिंग बताए थे, जो मोड्स होते हैं ना कम्युनिकेशन के हमारे पास, पॉइंट टू पॉइंट और सेकंड वन इज ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे उसी का दूसरा फॉर्म क्या कह सकते हैं, इनके जो मेथड्स हैं ट्रांसफर प्रोपेगेशन के वो दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है, फर्स्ट मेथड जो इसका पॉइंट टू पॉइंट वाला मेथड है वो क्या करेगा, एंटेना टू एंटेना यानी एक एंटेना से दूसरे एंटेना तक इसका प्रोपेगेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी सिंगल रिसीवर सिंगल सेंडर की बात चल रही है, एक एंटेना से दूसरे एंटेना तक पहुंच जाएगा, ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस एंड सो वी कैन से दिस वन इज अ पॉइंट टू पॉइंट मेथड। ओके,
और दूसरा जो ब्रॉडकास्ट का है वो क्या होगा, एक स्पेस कम्युनिकेशन के तौर पे इसको देख सकते हैं। यानी अगर कोई ओलंपिक की स्टार्टिंग कोई सेरेमनी हो रही है, ठीक है, ओलंपिक सेरेमनी हो रही है, क्लोजिंग सेरेमनी और वी कैन से इनॉग्रेशन हो रहा है, तो अगर एक पर्टिकुलर ब्राज़ील में हो रहा है सपोज, तो वो पूरे इंडिया में, पूरे मतलब अलग अलग कंट्रीज में, सारे पूरे वर्ल्ड में वो दिखाई जाती है, वो पूरी लाइव शो दिखाई जाती है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्रॉडकास्ट थिंग, ठीक है। तो वो चीज़ों को क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। यानी हम जो कम्युनिकेशन की जो यहाँ पे मदद ले रहे हैं, यानी यहाँ पे ट्रांसमिशन सब जगह फैला रहे हैं, वो क्यों, किसके थ्रू फैला रहे हैं, स्पेस कम्युनिकेशन की तरह के यूज से, ठीक है। तो ये बारी बारी से मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। एंटेना टू एंटेना में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो जाता है ना, वो एक पर्टिकुलर लाइन पे जाता है, ठीक है। यानी अगर अर्थ पे एक एंटेना है तो हमेशा उसमें क्या होगा कि हमें कोई इसमें रिफ्लेक्शन नहीं करवाना है, इसमें कोई क्या कहते हैं उसको, कोई पैरेलली नहीं चलवाना है, हमारे एकदम स्ट्रेट लाइन में। सपोज अगर कहीं यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे अगर कोई रिसीवर है, ठीक है, यहाँ पे इस केस में जो हमारा रिसीवर और सेंडर है वो एंटेना है, ठीक है। तो अर्थ पे अगर कोई यहाँ पे एक एंटेना है, दूसरी एंटेना यहाँ पे है, तो वो उनका जो कनेक्शन है, यानी उनका जो प्रोपेगेशन होगा उनके अंदर, ठीक है, उनके इन बिटवीन जो प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस, तो वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, ठीक है। तो एंटेना टू एंटेना जो यहाँ पे है, तो ये एक पर्टिकुलर इनका नाम होता है LOS, यानी एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइट होती है इनकी, लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, LOS कम्युनिकेशन के तौर पे भी इसको कहा जा सकता है। और स्पेस कम्युनिकेशन में क्या होगा कि ये ब्रॉडकास्ट की तरह चीजें देखी जाएंगी इसको, और इसमें क्या है कि हमें जो इसमें बाउंसिंग बैक जो हमारा होगा, वो बाउंसिंग बैक जियो स्टेशनरी लाइट के थ्रू होगा, जो सैटेलाइट के थ्रू होगा, जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा कि एक एंटेना टू एंटेना, एक लाइन ऑफ साइट, एक कम्युनिकेशन हो सकता है, और दूसरा स्पेस कम्युनिकेशन होता है जो ब्रॉडकास्ट के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ साइट में क्या है, सबसे पहले जो हमारा वो मोड है लाइन ऑफ साइट, सपोज कर लिए कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक एंटेना है हमारे पास जो एज अ सेंडर काम कर रहा है, ठीक है। ये एक एंटेना है हमारे पास, और ये दूसरा एंटेना है। ये हमारे पास दूसरा एंटेना है, और ये जो सिग्नल की प्रोपेगेशन का जो पाथ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा। यानी अगर हम अपने अर्थ सरफेस को एक सर्किल की तरह ले, तो सिंपल मैथमेटिक्स से, सिंपल ज्योमेट्री से हम कह सकते हैं कि ये इसके टेंजेंशियली आएगा। जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमको अगर कहेगा कि आप सेंडर है, ये रिसीवर है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो उनके बीच में ट्रांसमिशन प्लेस हो सकती है, यानी ये जो रेंज हो सकती है इनकी, ठीक है, ये जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज वो ये मैक्सिमम होगी, तब होगी जब ये जो पाथ है वो एग्जैक्टली टेंजेंशियली होगा अर्थ सरफेस के। क्योंकि अगर इससे और ज़्यादा दूर ले जाए, ठीक है, या फिर इसके हाइट में कुछ चेंज कर दे, तो ये जो इसकी प्रोपेगेशन की जो मतलब वेव्स हैं, EM वेव्स, वो अर्थ सरफेस पर टकरा जाएंगी। और EM वेव्स में इस केस में, स्पेस वेव में, हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ों में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम एक और होती है कि अगर बीच में कोई एक ऑब्स्टेकल आता है तो वो हमारी सिग्नल वहीं पे रुक जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती, पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख सकते थे, ठीक है। अब तो हमें इसके प्रॉपर हाइट को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस अभी वाले हाइट को और ज़्यादा अगर बढ़ा दूँ, ठीक है, इफ सपोज मैं अगर इसकी हाइट को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि हम एंटेना को और ज़्यादा नीचे ले जा सकते हैं ताकि और ज़्यादा, तो काफ़ी सारी फैक्टर्स जो इस पर डिपेंडेंट हैं, उन चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स से इस वाले केस के लिए हमने यहाँ पे इसको रिसीव कर लिया, ये हमारा एंटेना है, यहाँ पे रिसीव कर लिया। वी हैव टू फाइंड कि ये कितनी डिस्टेंस, ये कितने जो फार डिस्टेंस है, ये आर कितनी हो सकती है।
एक इसको नोमेरिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले क्या एग्ज्यूम करूँगा, लेट्स सपोज ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो इफ सपोज ये हमने आर ई यानी ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, ओके, और ये डिस्टेंस जो है हमारा वो कुछ होगा, ये डिस्टेंस भी कुछ होगा, और दोनों का जो सम हम अगर लेंगे तो वो डिस्टेंस टोटली हमारा क्या कहेगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। सो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर दें, दो ट्रायंगल्स हमारी यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। एक जो यहाँ पे एजम्पशन जो मैं यहाँ ले रहा हूँ वो ये है कि जिस हाइट के ऊपर मैं इसको देख रहा हूँ, यानी इस एंटेना की कुछ हाइट होगी, लेट्स सपोज कि इसकी हाइट एक रिसीवर के तौर पे एच आर है और इस एंटेना की हाइट सेंटर के तौर पे एच एस है, ठीक है। तो दो अलग अलग हाइट्स के एंटेना है हमारे पास, और चूंकि ये डिस्टेंस हमारे लिए कंपेरेबल होना है, हमारे डिस्टेंसेस, हमारे जो नियर बाई जो डिस्टेंसेस हैं उनके रिस्पेक्ट में कंपेरेबल है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी यहाँ पे जो समझो हमारा वो है कि आर ई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एच आर कॉमा एच एस, ठीक है। ये हमारे पास एक एजम्पशन है, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में अगर बात की जाए, इसको अगर हम परफेक्टली एक ट्रायंगल मान लें, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये टेंजेंट के नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं कि आर ई स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस, जिसको मैं एक पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर सपोज करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस विच इज अगेन क्या होगा, आर ई प्लस एच आर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आर ई स्क्वायर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हुए आर ई स्क्वायर प्लस एच आर स्क्वायर प्लस 2 RE HR, ठीक है। ये टर्म कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर बचा वो क्या बचा, HR स्क्वायर प्लस 2REHR, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन जो सिंप्लीफाई क्या है वो ये है, इक्वल्स टू HR स्क्वायर प्लस 2REHR। और हमने एक एजम्पशन अभी जो जस्ट माना है वो ये माना है कि RE जो है हमारा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन HR स्क्वायर HR, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड RE से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, RE स्क्वायर RE हमारा वेरी वेरी ग्रेटर देन HR है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि REHR जो है यानी जो मेरे HR स्क्वायर है, ठीक है, वो इन कंपेरिजन टू RE इंटू HR, ठीक है, दो साइड HR से मल्टीप्लाई करने पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, किसके कंपेरिजन में, HR स्क्वायर में। सो ऑब्वियसली वी कैन इग्नोर दिस टर्म। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज नियरली इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ RE इंटू HR, यानी x जो हमारा हो गया वो ये हो गया √2 टाइम्स ऑफ RE इंटू HR, ठीक है। सो ये डिस्टेंस जो हमारी x थी वो क्या निकल आई, √2 टाइम्स RE ऑफ HR। तो ठीक उसी तरह सिमेट्रिसिटी से हम क्या कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये हाइट HS हो गया तो ये ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू RE इंटू HS, ठीक है। तो टोटल जो रेंज हमारे पास फाइनली आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू फाइनली जो हमारा एक रेंज जो मैक्सिमम पॉसिबल एंटीना का डिस्टेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट, डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, तो वो क्या हो सकता है, √2 इंटू RE इंटू HS प्लस √2 इंटू RE प्लस HR। यानी ये जो रेंज है वो क्या किस पे डिपेंडेंट है, इसके स्क्वायर रूट पे डिपेंडेंट, इसके स्क्वायर रूट पे
डायरेक्टली डिपेंडेंट किसके किसके, आपका एंटीना के हाइट पे, ठीक है। सो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये डिस्टेंस निकालने को दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करके बताना होगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला देखेंगे वो सेकंड मेथड देखेंगे जो ब्रॉडकास्ट के तौर पर देखा जाता है, स्पेस कम्युनिकेशन के तौर पे। तो उस वहाँ पे भी एक टर्म आएगा, ग्लोबल कम्युनिकेशन का एक टर्म आता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जियो स्टेशनरी लाइट सैटेलाइट किसको कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स किसको कहते हैं। सो ये हमारा अर्थ है, और ये हमारा जियो स्टेशनरी लाइट। जियो स्टेशनरी लाइट कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अर्थ को एक टोटली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मानूं, यानी एक 3D बॉडी मानूं, एक सिमेट्रिकल 3D बॉडी, तो इसके हर एक अर्थ के हर एक पॉइंट से इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी ये जो टर्म है ये एक कांस्टेंट है, यानी ये जो टर्म है ये भी एक कांस्टेंट, यानी सेम, दीज टू कांस्टेंट्स आर सेम, c इक्वल्स टू c फॉर एवरी पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेट से एक अर्थ से हमने क्या किया है, इस वाले मोड में मुझे ब्रॉडकास्ट करवाना है, यानी इसको मुझे हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स है मुझे आगे उसको ले जानी है थ्रू बाउंसिंग बैक थ्रू आयनोस्फेयर, या उससे आगे तक ले जाना है, ठीक है। तो अब है क्या कि यहाँ मेरा एंटेना है, ठीक है, मैंने सिग्नल भेजा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं आयनोस्फेयर की, लेकिन मैंने बता दिया प्रॉपर्टीज़ में कि इतनी ज़्यादा गीगाबाइट्स में होती है, गीगाहर्ट्ज़ में होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि सबको पेनिट्रेट करते हुए ये आगे निकल जाती है, ठीक है। और ये फाइनली यहाँ पे पहुँचती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के पास। इस सैटेलाइट के पास क्या होता है, तीन चीज़ कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। इनके पास होता है पहला रिसीवर, ठीक है, दूसरा जो इनके पास होता है वो होता है प्रोसेसर, ठीक है, और तीसरा जो इनके पास होता है वो होता है ट्रांसमीटर, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि हमने एक सिग्नल भेजा, वो पेंट्रेट करते हुए, यानी आयनोस्फीयर के हर एक लेवल्स को पेंट्रेट करते हुए, डिफरेंट जो लेवल्स हैं, जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट लेवल्स बनाए गए हैं आयनोनेशन लेवल के अकॉर्डिंग, उनको सबको पेंट्रेट करते हुए वो आगे बढ़ जाता है और वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के पास पहुंचता है, ठीक है। वहाँ रिसीवर के द्वारा वहाँ पे रिसीव होता है, फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन फिर फाइनली प्रोसेस होने के बाद ट्रांसमिट होता है। तो लेट से अगर ये ट्रांसमिट होके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वापस ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ पे जाने की जो प्रक्रिया है, यानी जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करवाने का, इसके रिसीवर तक पहुँचाने का, इस प्रोसेस को कहा जाता है अपलोडिंग, ठीक। और जो यहाँ से यहाँ पे जो यूज़र होंगे, जो रिसीवर हैं, ठीक है, इसको प्रोसेस को इस प्रोसेस को रिसीव करने, यहाँ के ट्रांसमीटर से यहाँ के रिसीवर तक पहुँचने का जो प्रोसेस है उसको ऑब्वियसली कहा जाएगा डाउनलोडिंग, ठीक है। सो अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इट मे बी पॉसिबल कि अपलोडिंग के टाइम में हमारे पास गीगाहर्ट्ज़ में हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन इट डजंट मीन कि डाउनलोडिंग के टाइम में भी हमारे पास गीगाहर्ट्ज़ में होंगी। सो दिस मस्ट बी नोटेड कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जरूरी नहीं है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की सिग्नल यहाँ से भेजी तो वहाँ पे फाइनली प्रोसेस होने के बाद ये भी हो सकता है कि उस वही चीज़ रिटेन कर जाए, ये भी हो सकता है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आ जाए, ये भी हो सकता है उससे कम फ्रीक्वेंसी की आ जाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि जब यहाँ से मैं ट्रांसमिट करता हूँ उसको इतना स्ट्रेंथ देने के लिए, मैं पावर देने के लिए, जो ट्रांसमीटर की यहाँ पे जो यूज़ होता है ना, यहाँ से जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसकी क्या होती है कि वीकनेस ज़्यादा बढ़ती है, यानी अटेन्यूएशन लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है पेनिट्रेशन के बाद। वो सेम स्ट्रेंथ जो यहाँ पे है वही यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं होगी, धीरे धीरे वो वीकनेस आएगा ट्रेवल के साथ, ठीक है।
तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे एक एम्पलीफायर जो है, यहाँ पे एम्पलीफायर लगा के भेजना पड़ता है, एम्पलीफिकेशन करने के भेजना पड़ता है, ताकि उसकी पावर जो है सो ज़्यादा लॉस ना हो और फाइनली यहाँ पे पहुँचे, जिस प्रोसेस को अपलोडिंग बोलते हैं। फिर वापस जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो वो डाउनलोडिंग होता है, जो कि इट इज़ जस्ट सेम एज अपलोडिंग बट द डेस्टिनेशन आर रिवर्स। ठीक है, यानी अभी सेंडर टू जियो स्टेशनरी लाइट, अब हो रहा था स्टेशनरी लाइट टू रिसीवर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि अब यहाँ के बंदे, इफ सपोज यहाँ पे कोई फीफा मैच चल रहा है, ठीक है, और यहाँ वाले को एक्सेस करना है, ठीक है, तो ओब्वियसली हम देख सकते हैं कि यहाँ जियो स्टेशनरी लाइट ने जो ब्रॉडकास्ट किया यहाँ पे वो इसके पे पहुँच गई। ठीक है, अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आप सोच सकते हैं कि जितना इधर पहुँचेगा, ये सिग्नल्स जो पहुँचेंगी ये इधर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये इधर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी जो सिग्नल इसको पहुंच, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है क्योंकि टेंजेंशियली निकल जाएगा। ठीक है, यानी इसके बाद, इस पॉइंट के बाद हम अर्थ के किसी भी लोगों को एक्सेस नहीं कर पाते, किसी लोगों को ये ब्रॉडकास्ट नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, लेकिन सेम इस साइड भी होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद। ठीक है, ठीक है, तो अब हमको चाहिएगा कि जितना अभी तक एक्सेस हुआ, जितने रीजन में ये ब्रॉडकास्ट हुआ, विच इज एक सिमेट्रिसिटी से, या फिर आप कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकली हमारे साइंटिस्ट ने जो किया है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेटेड था कि ये ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ अर्थ, ये उस एरिया को इसने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अब है कि अगर हमें निकालना है कि इस पूरे कितने एरिया में ये ब्रॉडकास्ट हो पाया, तो इफ सपोज कि इसकी जो यहाँ से अगर मैं ले लूँ, ठीक है, और ये डिस्टेंस को अगर मैं ए सपोज करता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस हाइट इनटू द रेडियस। ठीक है, यहाँ पे एंटीना किसको एज्यूम कर लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हाइट इनटू, यानी अगर इस हाइट को मैं x मान लूँ तो विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू एच इंटू आर। ठीक है, तो अब जो मुझे निकालना होगा कि कितने रीजन में, किस सर्कुलर रीजन में ये आया है, फिर कितने लोगों के पास पहुंचा, तो वो ऑब्वियसली कितने रीजन में पहुंचा, ये एक सर्कुलर होगा, वो होगा पाई ए स्क्वायर रीजन में ये पहुंच गया। ठीक है, जहाँ पे ए की वैल्यू ये, और अगर मुझे डेंसिटी पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कितने लोगों ने इस चीज़ को, इस फीफा मैच को देखा। ठीक है, लेकिन अब हमारे यहाँ पे गोल क्या है कि हमें पूरे अर्थ पे पहुँचाना है। ठीक है, तो एक बात आपको समझनी होगी ये कि अगर इफ सपोज ये क्या करेगा, ये इस सारे जगहों पे इसकी एक्सेस है, यानी ये ब्रॉडकास्ट इन सब जगहों पे कर देगा, वेदर इट इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ और इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अर्थ, ये सारी जगहों को एक्सेस करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक और जियो स्टेशनरी लाइट लगा देंगे, सैटेलाइट लगा देंगे, तो टोटल हमारे पास टोटल 3 सैटेलाइट्स हो जाएंगी। सिमेट्रिसिटी से अगर 1/3 है तो हमें टोटल 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, यानी 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए ताकि मैं पूरे अर्थ को कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो ये मेरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 1 था, अब मैंने दूसरा ले लिया और ये मैंने तीसरा ले लिया। ठीक है, सो इन दैट वे क्या होगा कि ये जो जियो स्टेशनरी लाइट सैटेलाइट जो हमारा G1 है, G2 है, G3, तो ये G1 क्या करेगा कि जो सिग्नल जो यहाँ पे मैच जो हो रहा है, वो मैच के सिग्नल्स जो इसके पास के रिसीवर के पास आ चुके हैं, वो क्या करेगा कि उसको ट्रांसमिट कर देगा इस जियो स्टेशनरी के पास, यानी G2 के पास। ठीक है, अब G2 के पास भी सेम कंडीशन है, G2 के पास भी एक्सेस क्या है, ये पूरे रीजन्स का एक्सेस है। G2 के नजरिए से देखा जाए तो ये सारे रीजन्स का एक्सेस है उसके पास। ठीक है, यानी वो इन सारे रीजन्स पे क्या कर सकता है, ब्रॉडकास्ट कर सकता है, यानी अर्थ को ब्रॉडकास्ट कर सकता है इस रीजन के लिए। ठीक है, यानी इस रीजन में ब्रॉडकास्ट कौन करेगा, G2 करेगा। ठीक, तो क्या करेगा अब G2 क्या करेगा, G2 यही सेम काम जो G1 ने G2 के साथ किया, वही G2 क्या करेगा, G3 को दे देगा। यानी एक इसने जो इसके पास जो इसके ट्रांसमीटर के पास जो इतने सिग्नल्स हैं, जो रिसीवर ने जितनी सिग्नल्स रिसीव किए हैं, वो सब ट्रांसमीटर के थ्रू इसने दे देना है, किसको, G3 को देना है। तो G3 के पास भी सेम राइट है, वो उसके पास भी सेम एक्सेस है, वो भी इस रीजन में क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा।
तो यहाँ भी एक्सेस हो गया है हमारे पास, इस रीजन में भी हमारे पास एक्सेस हो गया है, और इस रीजन में भी फाइनली एक्सेस हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पूरे अर्थ पे ये एक्सेस हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल ओवरऑल जो हमने देखा वो स्पेस कम्युनिकेशन या ग्लोबल कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है इनको। ये ओवरऑल पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि अर्थ के अगर ब्रॉडकास्ट कराना है ना, वो पूरे अर्थ में, पूरे ग्लोबली जो हमारा अर्थ है उसमें, पूरे ग्लोब में क्या होता है कि वो ब्रॉडकास्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो रिक्वायर्ड है वो G3 है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्पेस वेव प्रोपेगेशन के बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखे। सबसे पहले बेंडिंग पावर नहीं है, बाउंसिंग बैक नहीं है, फिर हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, रेंज बहुत ज़्यादा होता है इसके कारण, फिर एटेन्यूएशन नहीं होता, काफ़ी कम एटेन्यूएशन होता है। ये ग्राउंड वेव से ज़्यादा, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसमें वो शॉर्ट सर्किट वाला केस नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी, ज़्यादा बेंडिंग नहीं है इसके कारण। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये स्काई वेव से भी बेटर है। स्काई वेव से बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें बाउंसिंग बैक नहीं होता आयनोस्फेयर से, तो एक हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की जो लिमिट है वहाँ पे 40 मेगाहर्ट्ज़, वो 40 मेगाहर्ट्ज़ से हम आगे बढ़ जा सकते हैं, हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स, ज़्यादा रेंजेस तक इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जो है, जो हम अपना ट्रांसमिट अगर यहाँ पे मैच हो रहा है तो आपने देखा कि पूरे अर्थ को एक्सेस कर सकता है, ये हमारी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस माना जा सकता है किसके ऊपर, बाकी जो दो अदर जो हमने पढ़ा था, स्काई वेव और ग्राउंड वेव के कम्युनिकेशन का जो मॉडल है, जो ब्लॉक डायग्राम है, वो हमने देखा था। अब जो हमारा जो तीसरा पार्ट होगा कम्युनिकेशन सिस्टम का, उस अगले पार्ट में हमने देखना है कि जो हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि इसमें प्रोपेगेशन जो करवाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि सिग्नल्स वीक होने के कारण वो उनमें पावर बहुत कम होता है, और इसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, उसमें मॉड्यूलेशन करना पड़ता है, ताकि जो उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल्स हैं उनको मैं क्या करूँगा, मॉड्यूलेट कर देता हूँ, किस पे, कैरियर वाली सिग्नल्स पे कर देता हूँ, जो हमारी मैसेज सिग्नल उनको मैं मॉड्यूलेट कर देता हूँ कैरियर वाले सिग्नल्स पे, ताकि वो सेफली आगे तक बढ़े। ठीक है, और इसके लिए जो टर्म कॉइन किया गया था वो मॉड्यूलेशन था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन की नेसेसिटी क्या है, मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आगे अगले वीडियो में देखेंगे।